महाराष्ट्र एक तरह से भारत का वुहान बनता जा रहा है और वहां के सीएम उद्धव ठाकरे से कुछ हो नहीं पा रहा। असल में तीन टांग वाली सरकार में उनकी कितनी चलती है, ये सिर्फ वधावन ब्रदर्स और विनय दुबे की करतूतों से ही साफ हो जाता है। दोनों ही मामलों में एनसीपी के तार जुड़े मिले और दोनों ही मामलों में महाराष्ट्र की पुलिस व्यवस्था की पोल खुली। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़कर 2687 हो गए और मरने वालों का आंकड़ा 178 तक पहुंच गया है। लॉकडाउन के बीच मुंबई में फंसे मजदूर गरीब भी अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठने लगे हैं कि न तो वो कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं और न ही मजदूरों का भरोसा ही जीत पा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में देश में सबसे ज्यादा हालात वहीं खराब हैं। देश में कोरोना से मरने वाला हर दूसरा शख्स महाराष्ट्र से है, हर तीसरा शख्स मुंबई से है। इससे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के खतरों को समझा जा सकता है। मुंबई को चीन के वुहान शहर की तरह कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। हालांकि एक समय मुंबई से ज्यादा मामले केरल में थे, लेकिन वहां की राज्य सरकार ने काफी बेहतर तरीके से नियंत्रण किया, जिसके चलते वहां पर काफी कम केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कंट्रोल करने में सफल नहीं हो सके हैं। हालात यह है कि कोरोना वायरस धीरे धीरे झुग्गियों में फैलता जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कही जाने वाली धारावी के अलावा अब कोरोना का संक्रमण बांद्रा टर्मिनल से सटे बहरामपाड़ा के कुर्ला और जरीमरी आदि झुग्गियों तक फैल गया है। इससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुंबई सहित तमाम शहरों में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं रहा। इसका नजारा उस समय दिखा जब पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद ही अचानक मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों की तादाद में मजदूरों की भीड़ उतरकर अपने गृह राज्य वापस जाने की मांग करने लगे थे। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच लॉकडाउन का भारी उल्लंघन सामने आया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बांद्रा में हुई घटना बहुत गंभीर है। हम पहले दिन से सरकार को बता रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं, उनकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। सरकार ये व्यवस्था करने में असफल रही है। बांद्रा जैसी जगह पर सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर मजदूर इकट्ठा होकर ये कहते हैं कि हमें या तो खाना दीजिए या तो वापस जाने दीजिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले ऐसे लोगों की सुध लें। लॉकडाउन के वक्त मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास हजारों प्रवासियों के एकत्रित होने को केंद्र ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन पर इस घटना की चिंता जताई और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शाह ने उद्धव से कहा कि अगर किसी भी स्तर पर कोई कोताही हुई तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी और पूरा देश इसका जुर्माना भुगतेगा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार या फिर प्रशासन उन मजदूरों को आश्वासन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर वहां एकजुट हो गए। इस तरह से उद्धव ठाकरे न तो कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं और न ही मजदूरों का ही भरोसा जीत पा रहे हैं। चीन ने स्पेन समेत कई यूरोपीय देशों को नकली टेस्ट किट बेचे, पाकिस्तान को अंडरगारमेंट से बने मास्क भेजे। अब भारत के साथ भी वही घटिया साजिश की है। भारत ने चीन को 1.5 करोड़ पीपी किट्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन चीन की कई बड़ी कंपनियों ने भारत को जो दान स्वरूप पीपी किट्स दिए वो जांच में फेल हो गए हैं। चीन से करीब 1,70,000 पीपी किट्स भेजे गए, जिसमें से करीब 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। सूत्रों ने बताया कि 30,000 और 10,000 किट्स के 2 छोटे कंसाइनमेंट्स भी आई जो टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये किट्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी ग्वालियर में टेस्ट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक और सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वो केवल सीई और एफडीए सर्टिफाई किट खरीद रहे हैं। दान के रूप में प्राप्त कुछ किट्स गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं इस मामले से जुड़े सूत्र ने बताया कि एफडीए सीई स्वीकृत को भारत में गुणवत्ता परीक्षण पास करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो किट्स टेस्ट में फेल हो पाई गई हैं, वो भारत में बड़ी निजी कंपनियों से दान के रूप में मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी प्लानिंग के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कमी को पूरा करने के लिए व्यापारियों के माध्यम से एक अतिरिक्त 1 लाख सूट का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें एक सिंगापुर की कंपनी भी शामिल है।
हालांकि सभी सूट चीन से ही लिए जाएंगे। जानकार बताते हैं कि मई के पहले हफ्ते तक हमारे पास ये सूट होने चाहिए। उन्होंने कहा कि और ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सरकार का अनुमान है कि अगर भारत में 2 मिलियन पीपीई सूट हो तो भारत अच्छी स्थिति में होगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ऑर्डर्स की संख्या बढ़ रही है। चीन मेजर सप्लायर है। हम पहले आयात पर पूरी तरह से निर्भर थे और कभी उम्मीद नहीं थी कि मांग में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि घरेलू विनिर्माण में तेजी आ रही है। ट्वीट करके थक चुके राहुल गांधी पूरी तैयारी करके मीडिया के सामने प्रकट हुए। उन्होंने खुद बताया कि कई देसी और विदेशी एक्सपर्ट से लगातार बात करते रहे हैं और अब कुछ समझ गए हैं। लेकिन कल तक प्रियंका वाड्रा के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की बात करने वाले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलट गए। कहने लगे कि ये तो टेक्निकल सवाल है, जवाब तो एक्सपर्ट्स ही देंगे। इतना ही नहीं, कभी राहुल गांधी ये कहते दिखे कि कुछ दिनों में देश में अन्न की कमी हो जाएगी, तो कभी ये कह डाला कि सारे गोदाम खोल दीजिए, फसल आने वाली है, रखने को जगह नहीं मिलेगी। कल तक बार बार और लगातार टेस्टिंग की बात करने वाले राहुल गांधी आज खुद कहने लगे कि देश को कम किट्स मिल रहे हैं, सप्लाईज सीमित हैं। मतलब कि राहुल गांधी ने वो सब कह डाला जिससे पता लग जाए कि उन्हें खुद पता नहीं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। राहुल कई अन्य मुद्दों पर भी खुद गहरी उलझन में दिखे। जब उनसे पूछा गया कि कोरोना संकट का क्या असर होगा, क्या 1,70,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज पर्याप्त है, तो राहुल ने कुछ बातों को बताकर दावा कर डाला कि देश में अनाज की कमी होगी। उन्होंने कहा फूड शॉर्टेज आने वाली है, आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए, एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। फिर जब उनसे प्रवासी मजदूरों की समस्या पर सवाल किया गया तो राहुल ने कहा कि गोदाम अभी भी लबालब हैं और फसल कटने पर रखने की जगह नहीं बचेगी। राहुल ने कहा खाद्यान्न की आपूर्ति बहुत जरूरी है, आज नहीं 10 दिन पहले कर देना चाहिए था कि हमारे जो गोदाम में अनाज हैं वो एकदम बांट देने चाहिए। मुझे लगता है 10 किलो गेहूं और चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी हर सप्ताह सरकार को देनी चाहिए उन लोगों को जो भूखे हैं। राहुल को जब ये बताया गया कि टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर बार बार फेल हो रहा है और चीन से जो भी उपकरण आ रहे हैं वे गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं हैं, तो राहुल ने स्वीकार किया कि टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये सच्चाई है। राहुल ने कहा कि टेस्टिंग किट का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। ये रियलिटी है। अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं। जिस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं, जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वे भी बहुत कम संख्या में हैं, तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। ज्यादा दिन बचे नहीं हैं जब वो सलाखों के पीछे होगा। पूरे मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिससे मौलाना साद के हवाला कनेक्शन का भी पता चलता है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार इस आयोजन से पहले साद के दिल्ली में स्थित एक बैंक अकाउंट में अचानक विदेशों से बड़ी मात्रा में चंदे के नाम पर रुपए जमा हुए। इस मामले में पुलिस ने मौलाना साद के सीए को बुलाकर भी पूछताछ की थी और मौलाना से मिलने की बात कही थी, लेकिन सीए ने कहा था कि मौलाना बड़े आदमी हैं और वे ऐसे किसी से नहीं मिलते। अब क्राइम ब्रांच को मरकज के ट्रांजैक्शन पर शक है और वे इसका हवाला कनेक्शन तलाशने में जुटी है। इससे पहले मौलाना साद का अकाउंट जिस बैंक में है वहां से भी उसे ऐसे ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने की हिदायत दी गई थी। बैंक ने साद को इस संबंध में 31 मार्च को सूचित किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये ट्रांजैक्शंस लगातार जारी रहे। सूत्र बताते हैं कि मौलाना साद को कोरोना का संक्रमण नहीं है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, इसमें वो पॉजिटिव नहीं पाया गया। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली बात ये कि जिस साद को पुलिस उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में तलाश रही थी, उसके अब दिल्ली के जाकिर नगर में होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वहीं पर कुछ निजी डॉक्टर्स की टीम उसका लगातार चेकअप करती रहती है। इधर यूपी में रहने वाले साद के 2 रिश्तेदार कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। वे दोनों रिश्तेदार भी मरकज में शामिल हुए थे। सूत्रों की माने तो दिल्ली में तबलीगी मरकज से जुड़े जमातियों को तलाशना अब मुश्किल नहीं होगा।
जमाती घर में हो या मस्जिद में, उनकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। दिल्ली सरकार की 13,000 की टीम अब दिल्ली के हर मोहल्ले और कॉलोनी में कोरोना संक्रमित को तलाशने के लिए निकल रही है। इसे कोरोना फुट वॉरियर कंटेनमेंट एंड सर्विलांस टीम का नाम दिया गया है। इस टीम में 5 लोग होंगे। इनमें ज्यादातर लोग स्थानीय होंगे, यहां तक कि दिल्ली पुलिस के बीट सिपाही भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ये टीम घर घर जाएगी। स्थानीय होने के चलते ये लोग आसानी से जानकारी जुटा सकेंगे। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें अहम किरदार निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।